60 to 70% तक जब तक किडनी में डैमेज नहीं आता, पहला सिम्टम भी ऑलमोस्ट नहीं आता है। प्रोटीन इंटेक डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट नहीं करता। पेन किलर्स कैन एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ डिमीनिंग इफेक्ट ऑन योर किडनीज। ये डायबिटीज़ बहुत सबसे बड़ा जो बीमारियों में यदि गुंडा बोला जाए तो डायबिटीज़ ही है। तो किसी को यदि नमक या पानी बाहर नहीं निकल पा रहा तो ब्लड प्रेशर हो जाना, पैरों में सूजन आना, या सुबह उठते हैं तो आंखों के आसपास, जिसे हमारी भाषा में पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं, वो सूजन इस कारण से निकल के आती है। सबसे ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री को देखिए। यदि आपके पेरेंट्स में किसी को शुगर है, बीपी है, कार्डियक इश्यूज़ रहे हैं, किडनी के इश्यूज़ रहे हैं, स्ट्रोक इश्यूज़ रहे हैं, तो आप एट रिस्क हैं। बल हमारा घी है या मेवा है जो आज की डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनमें बहुत पोल्यूटेंट्स हैं। एज अ डोनर यू विल लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो उस मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए, यदि हमने किडनी डोनेट करी तो हम भी बीमार हो जाएंगे, हमें किडनी देनी ही नहीं। Actor Satish Shah also died because of kidney failure. ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ लाइक 100 और डायलिसिस पे इट्स लाइक 25। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाइयाँ चलती हैं या किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान जो हम इंजेक्शन देते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी को कम किया जाता है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर भानु मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फिट तक। Hello everyone, welcome to our podcast प्रॉब्लम क्या है। आज जिस इश्यू पर हम बात करने वाले हैं वो जुड़ा है किडनी हेल्थ से। किडनी को हेल्दी कैसे रखना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से सिम्टम्स बताते हैं कि किडनी डैमेज या फेलियर की तरफ इशारा करते हैं, क्या सच में प्रोटीन लेना किडनी को डैमेज करता है और किडनी ट्रांसप्लांट में आखिर होता क्या है। इसे समझाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर भानु मिश्रा, जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट और एक ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। तो चलिए बिना देरी करे पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अंशिका फॉर द वार्म वेलकम एंड वी कैन स्टार्ट। तो डॉक्टर, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे हमारी किडनी डैमेज हो रही है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें समझना है वो है हमारी आदत, वो है कि आपकी जो अवेयरनेस लेवल है किडनी के, एक जनरल पब्लिक को किडनी के बारे में, वो बहुत कम है। ग्रेजुअली विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड थिंग्स एंड हम इस तरह के पॉडकास्ट अब और पब्लिश हो रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है, बट ग्रेजुअली लोगों को इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। दूसरी किडनी की डिसीज़ की प्रॉब्लम ये है, इट इज़ कॉल्ड एज अ साइलेंट किलर। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझना, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 70% तक जब तक किडनी में डैमेज नहीं आता, पहला सिम्टम भी ऑलमोस्ट नहीं आता है। तो 60-70% किडनी डैमेज होती है, उसके बाद पहला सिम्टम आता है। तो ये दो कारणों की वजह से आपको किडनी जो है टाइमली पता नहीं चलती, और टाइमली पता नहीं चलती, पता तब चलती है जब ऑलमोस्ट बहुत लेट स्टेज में आ गया होता है, तो फिर उसका प्रॉपर परमानेंट क्योर नहीं मिल पाता, और फिर पेशेंट्स ये लंबे डिजीज़ के पीछे परेशान हो जाते हैं, लगातार मेडिसिन लेना, लगातार हॉस्पिटल विजिट्स, तो फाइनेंशियल सोशल बर्डन भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो डॉक्टर, कोई ऐसे सिम्टम्स है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए? देखिए, किडनी बहुत वेरीड सिम्टम्स देती है। सिम्टम्स के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किडनी एग्जैक्टली काम क्या करती है। तो किडनी दो बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी लोअर बैक में, और इनका जो मेजर काम कई तरह में डिवाइडेड है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम वो होता है नमक और पानी को बाहर निकालना। तो वॉटेवर सॉल्ट इंटेक जो आप करते हो, पानी जितना भी पीते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, लिक्विड इंटेक आप करते हो, उसको मेजरली किडनी बाहर निकालती है। तो इसी से जुड़ा सिम्टम होता है। तो किसी को यदि नमक या पानी बाहर नहीं निकल पा रहा तो ब्लड प्रेशर हो जाना, पैरों में सूजन आना, या सुबह उठते हैं तो आंखों के आसपास, जिसे हमारी भाषा में पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं, वो सूजन इस कारण से निकल के आती है। दूसरा किडनी का सिम्टम जो काम होता है वो होता है बॉडी में खून बनाने की प्रक्रिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो यदि किडनी में प्रॉब्लम आएगी तो ग्रेजुअली आपका हीमोग्लोबिन लोअर होता चला जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो आपको आएंगे, जैसे शुरुआती दौर में चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, या फिर जितना आप फुल अपनी एनर्जी लेवल्स के साथ काम करते थे वो उतना काम ना कर पाना, जल्दी थक जाना। ये सारे सिम्टम्स आपके अनीमिया के होते हैं, खून की कमी के, वो भी किडनी के पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा किडनी का काम होता है बॉडी में एसिड स्टेटस को मेंटेन करना, बोन हेल्थ को मेंटेन करना। तो जब ये जाता है तो आपको जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। लोअर बैक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। तो बोन से एक्स एंड मसल से एक्स भी इनकी वजह से आ सकते हैं। आपने जैसे बोला कि किडनी को लेके अवेयरनेस बहुत कम है। जब हम किडनी हेल्थ की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम है किडनी स्टोन की, जो हमें मालूम है, और एक किडनी फेलियर जो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम नहीं है। तो और क्या क्या बीमारियां हैं जो मैं इस हेल्थ पॉडकास्ट जो बहुत लोग देखते हैं, लाखों लोग, उसके ज़रिए सबको बताना चाह रहा हूँ कि यदि यंग पेशेंट में ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है, ब्लड प्रेशर भी अपने आप में एक साइलेंट किलर है, आसानी से उसके सिम्टम भी नहीं आते, लेकिन यदि आप यंग हैं, 40 के नीचे हैं, और आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है, तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जिसका कारण किडनी होता है।
ये तो नहीं कहा जा सकता कि किडनी की वजह से ही ब्लड प्रेशर आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण होता है कि किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में है। सिर्फ ब्लड प्रेशर पता चलने पे आम तौर पे जो हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स है इंडियन डायस्पोरा का, वो ये है कि बीपी लोकल डॉक्टर को दिखा के एक बीपी की गोली बस लेके शुरू हो जाते हैं। वो गोली भी रेगुलरली ली नहीं ली पता नहीं, टेस्टिंग कोई भी नहीं कराते हम, और उसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है। रिसेंटली एक केस मैंने देखा, एजुकेटेड पर्सन, ही वॉज वेरी बिजी लाइक यू एंड मी इन आर शेड्यूल्स, एंड ही वॉज डायग्नोज्ड कि 2-3 साल पहले ही हैड सम ब्लड प्रेशर इशू। ऑफिस में कुछ चक्कर या हेडेक था, एंड उसने अपना बीपी चेक कराया, इट केम आउट टू बी 160/70। वहाँ जो डॉक्टर थे प्राइमरी हेल्थ केयर, उन्होंने बताया कि आप ये मेडिसिन लीजिए और इसका आगे इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। उसने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कराया, एंड ही एट्रीब्यूटेड कि वो बीपी इसलिए बढ़ गया होगा क्योंकि मैं स्ट्रेस में हूँ। हर ऑफिस में रोजाना एक स्ट्रेस की बात होती है, यू नो। हम इसमें यदि वो देख लें कि एक बहुत ही फेमस हुई थी बात जो आई थिंक अश्विनी ग्रोवर जी ने कही थी कि यदि ऑफिस में लड़ाई नहीं हो रही है तो ऑफिस ढंग से काम नहीं कर रहा नहीं कर रहा। तो मोस्ट ऑफ द अच्छे ऑफिसेज में ये चीज़ देखने को मिलती है कि आप जहाँ पे एक्टिवली काम करते हैं, ग्रोथ के लिए काम करते हैं, वहाँ थोड़ी स्ट्रेस होती है, हर ऑफिस में होती है। उसने उस स्ट्रेस को इसको डेडिकेट कर दिया कि इसकी वजह से होगा, उसके आगे चेक ही नहीं कराया। 2-3 साल बाद ही स्टार्टेड नोटिसिंग द सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताया, भूख नहीं लग रही, पैर में सूजन एंड सो ऑन, और फिर इवैल्यूएट किया तो इट टर्न आउट टू बी स्टेज 5 CKD। यंग पेशेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा टॉलरेट कर जाते हैं टॉक्सिन्स को। फॉर एग्जाम्पल 60-65 का कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, उसकी थोड़ी भी किडनी खराब होगी उसको सिम्टम्स आने लगते हैं। यंग पेशेंट्स हैं, उनको जब तक, जैसा मैंने बताया, 60-70-80% डैमेज नहीं होता, कोई सिम्टम ही नहीं आता, और वो अपनी रूटीन को उसके लिए डेडिकेट करते हैं कि मुझे जो भी छोटे मोटे सिम्टम इनिशियल आ रहे हैं वो उसकी वजह से हैं, और वो इग्नोर होते चले जाते हैं। सडनली हम चेक कराते हैं और ये देखने को मिलता है, ये बहुत कॉमन है। मैंने इसलिए इस एग्जाम्पल को लिया क्योंकि यू कैन नॉट ब्लेम कॉस्ट एंड अनअवेयरनेस इन दिस एजुकेटेड पर्सन। तो पता था, उसके बाद भी इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। और जिनको डायग्नोज होता है जब वो 60-70% जब खराब हो चुका होता है तब जाके it changes your life drastically। तब जाके पता चलता है। तो ये तो मतलब काफी ऐसी बात होगी ना कि पता कैसे चलेगा? हाँ, बिल्कुल भी तो कोई टेस्ट है या एब्सोल्युटली। हाँ। देखिए, पता करने का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप यदि इसको फर्स्ट स्टेप से समझें तो पहला है अवेयरनेस। जैसे किडनी है वैसे कई तरह की और बीमारियां हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आप यदि रख लें तो अच्छा होता है। डेडिकेट सम टाइम ऑफ योर लाइफ टू नोइंग हेल्थ इश्यूज, दैट्स वन। दूसरा एस्पेक्ट होता है, आप जो मैंने पहली लाइन कही, ये बहुत आसान नहीं है सबके लिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कैंसर का पॉडकास्ट क्यों सुनूंगा या किडनी का पॉडकास्ट क्यों सुनूंगा? तो ये सुनना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जो एट रिस्क होते हैं। हु इज़ एट रिस्क? तो रिस्क पे कौन है? सबसे ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री को देखिए। यदि आपके पेरेंट्स में किसी को शुगर है, बीपी है, कार्डियक इश्यूज़ रहे हैं, किडनी के इश्यूज़ रहे हैं, स्ट्रोक इश्यूज़ रहे हैं, तो आप एट रिस्क हैं। यदि आपकी फैमिली में ओबेसिटी, जो आज की डेट में बहुत कॉमन हो गई है, वो अब बहुत ही रैम्पेंट है, तो आप एट रिस्क हैं। यदि आपकी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज का बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, आप ज़्यादा वॉक भी नहीं करते हैं, सेडेंट्री है, टेबल डेस्क जॉब है मोटा मोटा आपका, तो आप एट रिस्क हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल एंड एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस डेफिनेटली एक्सपोजेज यू टू ऑल दिस रिस्क। कुछ और ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे माइनिंग, या बहुत डस्ट में आप काम करते हैं, या जहाँ स्मोक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम सभी एट रिस्क हो जाते हैं। तो एट रिस्क लोगों को तो डेफिनेटली करना चाहिए। साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, जिसमें कोशिश करें फिजिशियन से मिलने की, कोशिश करें अपना बीपी, शुगर, ब्लड और आपका हाइट के अनुसार वेट होता है तो हाइट अपनी ज़रूर देखें, एंड एक बेसिक से ब्लड एंड यूरिन के टेस्ट ज़रूर कराएं। यदि फैमिली हिस्ट्री में स्टोन की डिसीज़ है या और कोई बॉडी के इश्यूज़ हैं तो अपना एक पेट का अल्ट्रासाउंड या हार्ट का इको, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इशू यू हैव इन द बैकग्राउंड। इसलिए फिजिशियन को रोल आता है। आई कैन नॉट ब्लैंकेटली से कि सबको अपना इको, हार्ट अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, बिकॉज इंडिया के लिमिटेड रिसोर्सेज में ये बहुत प्रेशर पड़ जाएगा सबके ऊपर। तो फिजिशियन से मिलें, अपने इनिशियल सिम्टम्स कुछ हैं आपके डे टू डे बेसिस के, उससे डिस्कस करें। और बेसिक टेस्ट, जिसमें किडनी की बात करें तो एक यूरिन का टेस्ट होता है जो सालों से, दशकों से हमारे पास इजीली अवेलेबल है। हर पैथोलॉजी लैब जो दिल्ली एनसीआर में वो इजीली कर देगी, वो कराना है। सेकंड नंबर पे आपको अपना एक ब्लड का टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन, जो किडनी फंक्शन टेस्ट के रूप में देखा जाता है, ये भी बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल है। और इनमें कुछ यदि प्लस माइनस मिलता है तो अल्ट्रासाउंड आप जरूर कराइए। यदि स्टोन के डिसीज के पेशेंट है तो अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो किडनी स्टोन की बात करी आपने, किडनी स्टोन लोगों को क्यों होता है और इतना पेनफुल क्यों होता है? ये किडनी स्टोन अपने आप में एक पेंडोरा बॉक्स है मैम। किडनी स्टोन, पहले ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी साइंस में कि ये किडनी का इशू है जी,
बाकी ऑर्गन्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. बट ग्रेजुअली इन द लास्ट हाफ अ डेकेड एंड फ्यू पेपर्स हैव कम व्हिच हैज क्लियरली सजेस्टेड दैट इट इज नॉट जस्ट अ किडनी प्रॉब्लम, इट इज अ सिस्टमिक प्रॉब्लम. मीन्स पूरे बॉडी के इश्यूज हैं ये. आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑल्टर्ड है, आपकी बॉडी में कई बार कुछ स्टोन्स जेनेटिक डिसीजेस की वजह से भी होते हैं, जैसे हाइपर ऑक्सीलूरिया, प्राइमरी हाइपर ऑक्सीलूरिया, वो जेनेटिक डिसीज है जिसमें लिवर का एक एंजाइम होता है जो काम बराबर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से स्टोन बन रहे हैं. तो किडनी एक बायस्टैंडर के तौर में खराब हो जाती है. उसी तरह से जो जिन लोगों को स्टोन होते हैं उनकी बॉडी में, स्पेशली यदि स्टोन आपका कैल्शियम ऑक्सलेट है जो 60-70% केस में इसी केमिकल का बना होता है, तो इस डिसीज़ में आपके पूरी बॉडी में जो नसें होती हैं उनमें क्या कहना चाहिए, एक तरह का ब्लॉकेज होने का चांस बढ़ता है. कार्डियक डिसीज़ एंड ब्रेन डिसीज़ होने के चांसेस भी आपके बढ़ते हैं. एथेरोस्क्लेरोटिक ब्रेन डिसीजेज जो होती हैं वो आपके चांसेस बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म में. तो किसी को स्टोन है तो उसे भी अपना थरो इवैल्यूएशन कराना चाहिए. आमतौर पे हमारा स्टोन के केस में रिफ्लेक्स यही होता है, पेन हो गया, गए अल्ट्रासाउंड कराया, किसी ने दवाई बताई तो दवाई, नहीं तो ऑपरेशन कराया, एंड वंस द पेन इज आउट यू फॉरगेट, वंस इट इज आउट ऑफ योर माइंड, इट इज, आपने दिमाग से निकाल दिया उसको. ऐसा नहीं होना चाहिए. यदि आपको स्टोन है, स्पेशली यदि वो बार बार हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री है, तो अपना ब्लड यूरिन का प्रॉपर वर्कअप कराइए. कुछ यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जेनेटिक टेस्टिंग भी यदि करा सकें तो अच्छा होगा. तो ये बहुत महंगा नहीं है, आज की डेट में इजीली अवेलेबल है. और यदि ऐसे ये सब करने पे हम करीब 60-70% केस में बिल्कुल पिन पॉइंटेडली आपको बता सकते हैं कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको ईजी सोल्यूशन मिल जाएगा. एक और चीज़ जो मैंने कहा कि डिटेल इवैल्यूएशन, इसमें कई बार कॉस्ट लगती है. तो ये लाइन हमेशा से हम सुनते आए हैं बट लाइफ में अमल नहीं करते. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. द मोमेंट यू स्पेंड ऑन प्रिवेंशन इट विल बी ऑलवेज लेस देन व्हाट यू विल स्पेंड ऑन क्योर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. ये किडनी स्टोन वाले लोगों को उनको कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी चाहिए, कौन सा ऐसा खाना है, फूड्स है जो वो इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सा स्टोन है. यदि हम मान के चलते हैं जो मोस्ट रैम्पेंट स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, तो ऑक्सलेट रिच फूड अवॉइड करना चाहिए, जिसमें डार्क चॉकलेट्स एंड सो ऑन. इट्स अ ह्यूज लिस्ट, इजीली अवेलेबल ऑन गूगल. जो ब्लैंकेट हम थेरेपी सबको दे सकते हैं, बिकॉज इसके केस में कस्टमाइज होता है पेशेंट टू पेशेंट. बट ब्लैंकेट थेरेपी जो है वो सॉल्ट आपने यूजुअली कम रखना है अपना, ठीक है, 5 ग्राम से कम सॉल्ट लीजिए. दूसरा, वाटर इनटेक बढ़ाना है. तो यदि आप एक एडिक्वेट 60 to 80 kg के वेट स्लैब में है तो 2.5 से 3 लीटर पानी शुड बी सफिशिएंट. उससे ऊपर का वेट है तो अराउंड 3.5 to 4 लीटर इज सफिशिएंट. 40 kg एंड बिलो की रेंज में है तो 2.5 लीटर के आसपास भी पानी ठीक है. बट दिस पानी का इनटेक शुड डिपेंड ऑन व्हाट अदर प्रॉब्लम्स यू हैव. फॉर एग्जाम्पल, किसी को यदि हार्ट का इशू है और स्टोन का डिसीज़ भी हो गया है, तो वो इतना पानी नहीं पी सकता, क्योंकि हार्ट के डिसीज़ के पेशेंट में या लिवर डिसीज़ में या किडनी डिसीज़ में पानी को रेस्ट्रिक्ट करना होता है. तो ये जो पानी लेने की बात कही जा रही है, इट शुड बी पुट इन योर पर्टिकुलर कंटेक्स्ट वेदर यू आर अलाउड फॉर और नॉट. तो वो अपने फिजिशियन से जरूर डिस्कस कीजिए वेदर आपके केस में ये वैलिड है कि मतलब पानी भी सबको, सबके लिए नहीं है. बोलते हैं कि किडनी हेल्थ के लिए Completely पानी healthy पीना है चाहिए तो पी लीजिए, लेकिन यदि कोई और इशू साथ में चल रहा है तो कस्टमाइज करिए अपने लिए. अभी प्रेमानंद महाराज को एक इशू हुआ था किडनी का, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज. तो इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या प्रॉब्लम है ये. पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज कई तरह की होती है. इसमें एक अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज होती है और एक जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है. एक इसमें बच्चों के केसेस में आ जाती है जिसे ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं. फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज आई एम एन अडल्ट फिजिशियन, सो हम अडल्ट उसकी बात करेंगे जिसे हम ADPKD कहते हैं. ये एक तरह की सिस्टिक बीमारी है. इसमें होता ये है कि आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली बताने के लिए बात करनी पड़ेगी कि बॉडी में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जिनका पर्टिकुलर काम होता है एक सब्सटेंस को यहाँ से वहाँ ले जाना. उन रिसेप्टर की जो ले जाने की कैपेसिटी उसको थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से ये सही जहाँ पे उनको वॉल्यूम को ले जाना है वहाँ नहीं ले जा पाते और वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होने लगता है. तो बॉडी में क्या होता है, जो हमारे किडनी है वो फिल्टर एंड उसमें पाइप्स होते हैं एक तरह से समझने के लिए, नेफ्रॉन्स एंड ट्यूब्यूल्स. ये ट्यूब्यूल की, पाइप की बीमारी है, फिल्टर की नहीं है. अच्छा. तो ट्यूब्स में सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि पानी बाहर की जगह वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करने लगता है. सबसे इंपॉर्टेंट एंड थोड़ी चौंकाने वाली बात ये आएगी कि 100 में से सिर्फ आमतौर पे 5 या 6% ही ट्यूब्स खराब होते हैं, लेकिन वो इतना बड़े सिस्ट होने लगते हैं कि वो प्रेशर की वजह से बाकी सारे फिल्टर्स को दबाना शुरू करते हैं और प्रेशर इफेक्ट की वजह से किडनी खराब हो जाती है. आमतौर पे हमारी किडनियाँ यदि आप 5.5-6 फुट के आसपास हैं तो 9 सेंटीमीटर के आसपास आपकी किडनी होती है साइज, 8.5-9. लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 18, 19, 20 सेंटीमीटर की ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ किडनी आपको देखने को मिलती है. और वो पेट के अंदर उतना स्पेस नहीं होता, तो भूख ना लगना, कमर दर्द होना, यूरिन की इन्फेक्शंस, स्टोन बनने की बीमारी, लाल पेशाब आ जाता है इस बीमारी में. एंड ग्रेजुअली ओवर टाइम ये किडनी को ख़राब करती है.
और स्टेज 5 CKD भी इसमें देखने को बहुत मिलता है। तो एल्डरलीज में ही तो होता है? एल्डरलीज में ये भी एक जेनेटिक बीमारी है, तो आपका किस तरह का म्यूटेशन है। यदि आपका लाइट म्यूटेशन है तो आप 60-70 तक आराम से पहुंच जाते हैं, थोड़ा हैवी है तो पहले ही आपको किडनी डिजीज हो जाएगी। तो डॉक्टर, मैं एक स्टडी पढ़ रही थी जिसमें बताया गया कि एस्थमा और डिप्रेशन भी कैसे किडनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं, तो इसका कोई कनेक्शन है? देखिए, वन ऑन वन तो आई वुडंट से अस्थमा इज डायरेक्टली कनेक्टेड और डिप्रेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड, हाँ। बट द हैबिट्स दैट कम आउट एंड द ट्रीटमेंट दैट वी गिव समटाइम्स। सो जैसे अस्थमा की बात करें तो उसमें स्टेरॉइड्स काफ़ी यूज़ होते हैं। स्टेरॉइड्स कैन हैव लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स लाइक शुगर एंड ब्लड प्रेशर एंड वेट गेन। दीज 3 आर बिग किलर्स। शुगर, ब्लड प्रेशर, वेट गेन होगा तो आपकी किडनी में डैमेज आएगा। सेकंड नंबर पे डिप्रेशन की बात करें तो उसमें भी कई बार स्ट्रेस ईटिंग होती है तो वेट आता है, प्लस कई बार उसमें डिप्रेशन में बहुत एक्स एंड पेन्स रहते हैं। आज मेरा हेडेक है तो कहीं बैक है, यू टेंड टू डू दैट। थ्रेशोल्ड आपका बहुत कम होता है, तो पेन किलर्स आप बहुत कॉमनली यूज़ करने लग जाते हैं। पेन किलर्स कैन एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ डिमीनिंग इफेक्ट ऑन योर किडनीज। तो इस तरह से रिलेटेड है, डायरेक्ट तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अभी हमने गैस चेंबर की बात करी जो दिल्ली बन चुका है, ऑफ कोर्स। तो हमने पोल्यूशन से रिलेटेड बात करी कि पोल्यूशन कैसे कैंसर कॉज कर सकता है, लंग को कैसे अफेक्ट कर सकता है, लेकिन किडनी के बारे में नहीं मालूम कि कितना अफेक्ट करता है और कैसे अफेक्ट करता है, तो उसके बारे में थोड़ा। देखिए, किडनी के केस में द इफेक्ट्स दैट इट कॉजेज इज डायरेक्ट, जैसा हम वो PM22.5 की बात करते हैं, डायरेक्ट किडनी इशू नहीं है। बट देखने की बात यह है कि जब भी इस तरह के पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में आते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं, हमारे लंग्स में पहुंचते हैं, दे कॉज इज समथिंग कॉजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली ऐसा है कि आपके जो सेटल्ड डाउन टिश्यूज़ हैं उनके अंदर एक तरह से आग लगा देने वाली बात, एंड वो जो स्ट्रेस है वो पूरी बॉडी में जाता है। तो आपका कोई भी ऑर्गन यदि वीक है वो उसको ख़राब करेगा। यदि आप किडनी डिजीज़ के पेशेंट है और इस तरह का बार बार पॉल्यूशन आपकी बॉडी में जा रहा है तो उसकी स्पीड है जो आपकी किडनी के ख़राब होने की जो पेस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। बट प्राइमरीली एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा तो नहीं बोला जाता किडनी की डिसीज़ में, बट हाँ, वाटर एंड जो पॉल्यूटेंट्स इनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को तो मिलता मतलब खाने पीने की चीज़ें भी हैं कुछ ऐसी जो हम खा रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रही है हमारी किडनी को? है। रूटीन खाने में ऐसी कोई मेजर चीज़ नहीं है जो किडनी को नुकसान करे। इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स करती है। यदि आप एक्सेसिव कैलोरी लेते हैं तो वेट गेन एंड इट कॉजेज इश्यूज। यदि आप एक्सेसिव सॉल्ट लेते हैं तो ब्लड प्रेशर एंड इट कॉजेज इश्यूज। एंड यदि आप साफ़ सुथरा ले रहे हैं तो डायरेक्ट किडनी पे इफेक्ट इसका नहीं है। यहाँ आपको स्टोन डिसीजेज हैं तो सर्टेन नंबर टाइप ऑफ फूड यू हैव टू अवॉइड। तो उस तरह से आता है। यदि आप CKD के पेशेंट हैं तो किस स्टेज पे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट कितनी मात्रा खाई जा सकती है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपने खान पान से रिलेटेड बात करी तो ये बहुत कॉमनली हमें प्रोटीन इंटेक के ऊपर लोग बहुत बात करने लगे, स्पेशली आजकल हमारा जिम कल्चर है उसको लेकर बात करने लगते हैं लोग। तो प्रोटीन इंटेक डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट नहीं करता। ये समझने की बात है कि आपने ज़्यादा प्रोटीन लिया, यदि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं और सिर्फ कोई उसमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो उसको बूस्ट करने के लिए अलग से डाला गया है जिसकी हमें जानकारी नहीं है, तो सिर्फ प्रोटीन की बात करें तो उससे डायरेक्टली किडनी नहीं खराब होती है। यदि सिर्फ प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है तो वी लॉट ऑफ पीपल एंड नोबडी वुड हैव बिकम अ बॉडी बिल्डर, ऐसा नहीं है। तो किडनी से डायरेक्ट नहीं खराब होती। तो इस तरह से देखना चाहिए, प्रोटीन एक एग्रीवेटर है, इट इज़ नॉट अ इनिशिएटर। मीन्स ये काम को शुरू तो नहीं करता, किडनी को डायरेक्टली खराब नहीं करता है। बट यदि किसी की किडनी खराब है और आप एक्सेसिव प्रोटीन लेते हैं इन द ट्यून ऑफ 1.2 to 1.5 ग्राम पर kg से ज़्यादा, तो यदि आप 60 किलो के इंसान हैं तो 80, 90, 100 ग्राम लेते हैं। जिम के लड़के तो 120, 150 ग्राम तक कई बार ले रहे होते हैं। दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ लोड जिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूट लोड ऑन योर बॉडी, और वो किडनी के ऊपर फिर प्रेशर का काफ़ी प्रेशर पड़ने लगता है। उसको वो सारे सॉल्यूट्स को फिल्टर करने का प्रोसेस में काफ़ी जोर पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी जल्दी खराब होती है। ऐसे कोई प्रोटीन डायरेक्टली कुछ डायरेक्ट किडनी को वो नहीं प्रोटीन कर रहा किडनी डायरेक्टली नहीं करता। यदि आपकी किडनी अदरवाइज हेल्दी है तो डायरेक्टली नहीं करता, बट हाँ पहले से खराब है तो उसको तेजी से बढ़ाने में जरूर कर देगा नुकसान। और कौन से वर्स्ट फूड आइटम्स हैं जिससे हमारी किडनी डैमेज हो रही है? फूड आइटम्स में मोस्टली तो जो हमारे मेन आइटम्स हैं उनकी वजह से नहीं है मैम, ये उसके साथ के पोल्यूटेंट्स यूजुअली करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा घी है या मेवा है जो आज की डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनमें बहुत पोल्यूटेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं। साफ गंदा पानी हो रहा है या घी वगैरह भी कई बार प्योर नहीं यूज़ होता, उन पोल्यूटेंट्स से ज़्यादा इशू है। प्लेन घी से या प्लेन मेवा से या डायरेक्ट साफ़ सुथरा पानी ले लें, इनसे नहीं आपको किडनी में डायरेक्ट इशू आएगा कि ये किडनी खराब कर रहे हैं, ऐसा यूजुअली नहीं होता। किसी डिसीज़ में जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, स्टोन है तो कहानी अलग है आपकी। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो स्टोन को एग्रेवेट कर देते हैं, अदरवाइज ऐसा किडनी में डायरेक्ट कोई फूड आइटम डैमेज नहीं करता। ओके।
और बच्चों में भी आजकल काफ़ी किडनी इश्यूज कुछ देखे जा रहे हैं, तो व्हाई डू यू थिंक दैट इज़ हैपनिंग? मतलब बच्चों में ये इश्यूज क्यों? Is it the lifestyle, or is it the pollution, or is it the kind of One of them environment is that we are? lifestyle. हाँ. At the institution where I work at Fortis Shalimar Bagh, we recently celebrated the awareness program where childhood obesity was the main topic of discussion, and how it affects daily life. Even I have kids, screen time and pollution की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं आजकल. छोटे छोटे बच्चों का भी कह रहे हैं ऑनलाइन डिस्कस कर लीजिए. अब 3 साल 4 साल का बच्चा है, वो ऑनलाइन क्या आपसे कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ाई करने वाला है. तो हमारा जिस तरह से एनवायरनमेंट हो गया है, इट इज़ ट्राइंग टू नॉट प्रमोट एज सच, बट इट इज़ इन द डायरेक्शन वेयर प्लेफुलनेस एंड कैलोरी बर्निंग नहीं होती, जिससे चाइल्डहुड ओबेसिटी आती है. ओबेसिटी आने से जो काम 30 40 50 में होना है जाके, वो बहुत पहले आपको देखने को मिलने लगता है. तो टीनेज में ही आप देखोगे कि मोटापा आ रहा है, ब्लड प्रेशर आ गया है, और इन सारी चीज़ों की वजह से स्पेशली सोशल मीडिया के आज की डेट में प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस लाइक वी डिस्कस, तो उससे एंग्जाइटी बच्चों के लेवल बहुत बढ़ गए हैं. तो उससे भी अपने आप में ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं. बच्चों में कुछ स्पेसिफिक किडनी रिलेटेड बीमारियां होती हैं, बट उनका अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है आज की डेट में, ग्रेजुअली बढ़ रही है मतलब. तो वो दिखने बहुत लगा है और कुछ केसेस बहुत हाईलाइट हो गए. अदरवाइज नथिंग एल्स टू ऐड ऑन इसमें नहीं. ओके, ठीक है. और एक्सेसिव सॉल्ट का और स्पाइसी फूड का आपने बोला कि सॉल्ट का ही मेन मतलब काम होता है किडनी का, सॉल्ट बॉडी से बाहर निकाला, लेकिन स्पाइसी फूड का बहुत चलन है इंडियन इसमें. तो लाइक हाउ डज इट स्पाइसी फूड अफेक्ट योर किडनी हेल्थ? Again, I would say spicy food does not have any direct correlation with kidney problems. Indirectly, again, it comes with the same issue because spicy food always comes with extra salt. Spicy food will always come with a lot of ingredients like tail, ghee, and which are not properly cooked or maybe good quality के नहीं होंगे, जो simply said obesity, blood pressure और sugar को promote करते हैं. तो ओकेजनली यदि आप ले रहे हैं, बहुत लिमिट मात्रा में ले रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो उसके साथ जो आपका जाएगा दैट कॉजेज इश्यूज. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज दी डायबिटीज़. रिसेंटली अभी डायबिटीज़ वीक निकला है एंड ब्लड प्रेशर, ये दोनों क्या कहना चाहिए हमारी जो मेडिकल लाइन में सबसे बड़े बीमारियों के नाम है. इसलिए इतना हाईलाइट पता सबको है, बट उसके लिए जो एफर्ट डालना है वो हम लोग यूजुअली नहीं डालते. चेकिंग योर शुगर्स, चेकिंग कीपिंग योर वेट इन कंट्रोल, ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पे चेक करना. यदि आपको शुगर है तो उसके लिए डाइट एक्सरसाइज में क्या चेंजेस करने हैं, हम ये सारी बातें हमें पता है, बट उससे हम उतना इफेक्टिवली नहीं लेते. तो लोगों को समझाने के लिए आई हैव थोड़ा सा एक तरह टू सम एक्सटेंट डराने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ये डायबिटीज़ बहुत सबसे बड़ा जो बीमारियों में यदि गुंडा बोला जाए तो डायबिटीज़ ही है. और इसी से ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किडनी में, इनसे जो बीमारियां आती हैं, कोमोर्बिडिटीज़ आती हैं जो आपकी, और जो मोर्टेलिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ से देखने को मिलती हैं. तो मैं सारे पेशेंट्स को यही पूछता हूँ, आप अपने सोसाइटी में, आप अपने फैमिली में देखिएगा लास्ट 10 एक्सपायरीज जो हुई हैं, या जो सबसे ज़्यादा परेशान लोग मेडिकल हेल्थ से, वो लास्ट जो आपने 10 लोग देखे उनमें देखिए कितने लोग किस चीज़ से परेशान हैं. 60-70% केस में आप देखोगे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के ही किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन को लोग बैठे हैं, चाहे वो हार्ट, किडनी या ब्रेन है. कैंसर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ट्रॉमा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लॉट ऑफ अदर थिंग, बट दैट इज अ स्मॉल अमाउंट. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा बड़ा इफेक्ट होता है. मोस्टली हम अवेयरनेस तभी आती है जब कोई एंड ऑर्गन डैमेज, ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में कुछ हो गया, तब हम उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट दैट इज़ टू लेट टू एक्ट ऑन. तो अभी हमने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. हमारे यहाँ इंडिया इज़ अ कैपिटल फॉर द वर्ल्ड, एंड स्पेशली एट यंग एजेस वेयर हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमारी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं हो पाती है. ये बहुत कॉमनली आगे बढ़ने वाला है. किडनी फेलियर की जब स्टेज 5 आ जाती है तो उसके बाद कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं? वंस यू रीच स्टेज 5 chronic kidney disease, there are only 2 options available with anyone and everyone. One is the dialysis, which is of 2 types. होम में आप ब्लड डायलिसिस कर सकते हैं या पेट की डायलिसिस, जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, वो कर सकते हैं. दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझना है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में. एंड आई विल टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट. सो किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये एक काफ़ी समय से हमारे पास अवेलेबल है, एंड 1950-60s में पहली बार ये हुआ था यूएस में. उसके बाद से ग्रेजुअली बढ़ रहा है. इंडिया में भी काफ़ी समय से ट्रांसप्लांट अवेलेबल है. ब्लड ग्रुप मिसमैच वाले ट्रांसप्लांट भी 2010-11 से इंडिया में अवेलेबल है. तो इट इज़ अ वेरी कॉमनली ईजिली अवेलेबल थिंग.
अब इसमें चाहिए 3 चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। पहले तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब आप स्टेज 5 में हैं तो आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं, डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। एंड ट्रांसप्लांट, इफ यू आर फिजिकली फिट, यू हैव टू डिस्कस विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट, इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन देन डायलिसिस। ट्रांसप्लांट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है शॉर्टेज ऑफ द डोनर्स। सो एक हेल्दी इंसान से आप किडनी ले सकते हैं, बट वो हमारे करंट लीगल एक्ट की बात करें तो उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स ही हो सकते हैं। तो जैसे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, इनको लिया जा सकता है। आपके क्लोज फैमिली में जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ है, उनकी मदर, या मेरी वाइफ है, उनके फादर, यदि क्लोज मेंबर्स में कोई नहीं है तो उनको भी हम एक्सटेंडेड वर्जन में ले सकते हैं। बट हमें ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है समझना कि ये बहुत, इसके अंदर बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क इन्वॉल्व है, और ये देखना ज़रूरी है कि ये हमारे क्लोज मेंबर्स ही हैं कि नहीं, और इसके लिए पूरा फ्रेमवर्क हमारे पास लॉ में अवेलेबल है। ये इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया मैंने कि उससे रिलेटेड काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के मन में होती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास पूछते हैं कि किडनी मिल जाएगी क्या, या फिर किडनी के लिए और क्या किया जा सकता है, हमारे पास तो घर में कोई नहीं है। तो उनके लिए ये मैसेज इंपॉर्टेंट है कि किडनी ऐसे नहीं मिलती, आपके फैमिली मेम्बर्स में से ही किसी को डोनेट करना होगा, जो आपके क्लोज किन्स हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, उनको ही किसी को डोनेट करना होगा जो कम्प्लीटली हेल्दी है। जेन्युइन फैमिलीज़ में भी ये डर होता है, कई बार पेरेंट्स ये कह देते हैं कि हमारी तो न्यूक्लियर फैमिली है, इनको हो गया है, यदि मैं भी डोनेट कर दूंगा तो हम दोनों बैठ जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, एंड सो ऑन। तो डोनर जो होते हैं उनका बहुत एक्सटेंसिव एवेल्युएशन होता है। वो यदि कम्प्लीटली हेल्दी निकलते हैं और तभी उनको हम अलाउ करते हैं किडनी देने के लिए। तो एक हेल्दी डोनर यदि किडनी देता है तो उसकी रिमेनिंग लाइफ यूजुअली अनअफेक्टेड रहती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दे कैन बी बैक टू देयर लाइफ इन 15 days एंड 3 months डाउन द लाइन दे कैन लिव देयर लाइफ नॉर्मली द वे दे आर लिविंग। ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, लाइक हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में बात करी, आपको मुझे भी रेगुलरली 6 months 1 year में कुछ ना कुछ चेकअप्स एंड हेल्थ के ऊपर बात करनी चाहिए। डोनर यदि आप हैं तो आपको थोड़ा और एक्सटेंसिवली अपने आप को साल में एक बार कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो तब भी चेकअप कराते चलना है। तो एज अ डोनर यू विल लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो उस मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए कि यदि हमने किडनी डोनेट करी तो हम भी बीमार हो जाएंगे, हमें किडनी देनी ही नहीं है। दैट इज़ नॉट द वे इट वर्क्स। दैट्स फर्स्ट। सेकेंड, जो यदि आप रिसिपिएंट हैं, यदि आप किडनी का आपको अब लगने वाली है, तो उसमें लोग ये पूछते हैं कि फेलियर का रेट क्या है, कितने सक्सेसफुल हैं। ये जब ये बीमारी आती है तो हम सबसे चर्चा करते हैं, अपने फैमिलीज़ में चर्चा करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन देखते पढ़ते हैं। कई बार शुरुआत में जब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता करने जाते हैं, तो आपकी इनिशियल जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनमें यदि कहीं कॉम्प्लिकेट हो गया कोई चीज़, फॉर एग्जांपल ट्रांसप्लांट किसी ने कराया था आपकी पहचान में और वो सक्सेस नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रांसप्लांट को लेके आ जाता है कि जी वो तो इतना पैसे भी लग गए, एक नॉर्मल इंसान का बॉडी से किडनी भी ले ली और वो तो चला ही नहीं, एंड वो उसके बाद डायलिसिस पे हैं या वो एक्सपायर कर गए उसके बाद, तो ये तो बेकार चीज़ है, ये तो सक्सेस ही नहीं होती थी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर ऑन दैट व्हेन दे आर सेइंग कि यदि अच्छे से आपने एवेल्युएट किया है तो 90-95% इस केसेस में किडनी बिल्कुल अच्छा काम करती है। 12-15 से 20 साल तक की लाइफ किडनी में इजीली देखने को मिलती है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को लेके अपना दिमाग में ये मत बैठाइए। एक न्यूट्रल जिनका अच्छा चल रहा है उनसे भी मुलाकात कीजिए। यदि आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है तो अपने डॉक्टर से, अपने केयर गिवर से बात कीजिए कि हमें कुछ ऐसे पेशेंट से भी मुलाकात करवाइए जिनका अच्छा चल रहा है, तो दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। सेकेंड एस्पेक्ट इसमें आता है कि कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो आज की डेट में यदि हम ब्लड ग्रुप मैचिंग या मिसमैच कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ आप करा रहे हो, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, एम्स में, सफदरजंग में, आरएमएल में भी ट्रांसप्लांट्स बहुत हो रहे हैं, तो वहाँ भी कराया जा सकता है। प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो और कॉस्ट थोड़ी तो है, बट आज की डेट में 2025 में आई कांट से अनबेरेबल है। और यदि आप डायलिसिस करते हैं तो उसका भी कॉस्ट बर्डन बहुत कम नहीं है यदि आप क्वालिटी की डायलिसिस ले रहे हैं, तो कॉस्ट भी मैचिंग है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अनमैच्ड है। तो यदि आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लाइक 100 और डायलिसिस पे इट्स लाइक 25। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यदि आप चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट डेफिनेटली आपने करना चाहिए। कमिंग टू डायलिसिस, यदि आपके पास डोनर नहीं है या कॉस्ट का इशू आता है तो डायलिसिस बिकम्स एन ऑप्शन। यदि आप स्टेज 5 में हैं और आपके डॉक्टर्स आपको ये 2 ऑप्शन देते हैं, तो यदि आप डायलिसिस का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको मेंटली अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए, इन द सेंस कि आपको फिस्टुला बनाने की बात की जाती है या फिर कैथेटर से डायलिसिस होती है। अब ये 2 टेक्निकल वर्ड है, इनको समझना है। तो डायलिसिस क्या है बेसिकली, यदि हम ब्लड डायलिसिस जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है, तो ब्लड को छानने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। बहुत सिंपली पुट किया जाए तो ब्लड को छानना है। अब ब्लड को छानेंगे कैसे, ब्लड निकालना ही होगा। ब्लड निकालने के जो 2 प्रोसेसेस हैं उनका नाम है फिस्टुला और कैथेटर। तो वो एक जरिया है। तो कैथेटर्स आर नथिंग लाइक बेसिक पाइप्स जो आपके नेक या थाइस में डलते हैं
और वहाँ से ब्लड को निकाला जाता है और उनको मशीन में फिल्टर होते हैं, उससे छान के वापस दे दिया जाता है। बट ये उतनी क्वालिटी के नहीं होते और इनसे अच्छा फ्लो नहीं आता है, इन्फेक्शन के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप स्टेज 5 पे हैं, ये डॉक्टर आपको कहते हैं फिस्टुला बनाने के लिए हाथ में एक छोटी सी सर्जरी होती है, जिससे आपकी ही 2 नसों को हम सुचर करके ज्वाइन कर देते हैं और वो नस की जो साइज़ होती है वो बड़ी हो जाती है, तो ब्लड फ्लो अच्छा होता है, साइज़ बड़ी हो जाती है, तो हम वहीं से ब्लड निकाल सकते हैं, कैथेटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस एवी फिस्टुला को यदि आपको बनाने के लिए कहते हैं तो वो आपने डेफिनेटली बनवाना है। यदि आप इस प्रक्रिया को टाइमली कर लेते हैं तो जब भी आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 मंथ्स डाउन द लाइन, तो वो फिस्टुला आपके पास, ये जो हाथ की सर्जरी मैंने बताई, वो इजीली आपके पास अवेलेबल होगा एज अ बैकअप। क्योंकि यदि ये है तो आप इजीली घर से आ सकते हैं, डायलिसिस करा के यू कैन गो बैक टू होम इन अ मैटर ऑफ आवर्स। और यदि ये नहीं होता तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स विल एडवाइज यू आईसीयू एडमिशन एंड इट बिकम्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, प्लस द कॉस्ट ऑफ इट राइजेस 10 फोल्ड। तो ये कुछ एडवाइजेज हैं जो किडनी पेशेंट्स को डेफिनेटली यदि कोई बोलता है तो उन्हें माननी चाहिए। हाँ, ये किडनी ट्रांसप्लांट जो आपने बताया, बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, बहुत उनको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, तो इज इट लाइक दैट? क्या जो लोगों के अंदर डर है वो सही है या? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाइयाँ चलती हैं या किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान जो हम इंजेक्शन देते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी को कम किया जाता है, क्योंकि आप किसी और की किडनी को अपने अंदर ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी के जो डिफेंसेस होते हैं वो किसी एक्सटर्नल किडनी को अपना नहीं मानते, तो उसे आप जब लगाते हैं बॉडी में तो बॉडी के डिफेंस फोर्सेस, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो उसे अपना नहीं मानती। तो ये प्रक्रिया को ओवरकम करने के लिए आपकी जो डिफेंस फोर्स है उसे थोड़ा सा वीक किया जाता है, ताकि आप उस किडनी को एक्सेप्ट कर लें। अब ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं, इनको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन कहते हैं, आपकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए। तो इम्यूनिटी जब कम होती है, लाइक वी ऑल नो, इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ता है। तो इन्फेक्शन से बचने के आपके जो स्टेप्स हैं वो लेने हैं, लाइक मास्क पहनना है, साफ़ पानी, साफ़ खाना, और ओवर क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, एडिक्शंस अवॉइड करने हैं, पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है। दिस इज़, आई थिंक, आर स्टेप्स इन नॉर्मल लाइफ, जो हमें नॉर्मल आदमी को भी लेने चाहिए। एक ट्रांसप्लांट के पेशेंट को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इसे करना है। बाकी इतना ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ थ्रेटनिंग तभी बनता है, जो डर है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा। नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग ये सिर्फ 2 कंडीशंस में बनता है, या तो कोई मेजर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन इनिशियली हो गया आपको, जो 5% से भी लेस केसेस में हो रहा है आज की डेट में। सेकंड नंबर पे इन्फेक्शन, यदि आपने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आप किडनी चाह रहे हैं 15-20 साल चलाना, तो शुरुआत के 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तो आदमी को ये सारी बातें हम बताते हैं, दे आर वेरी अपबीट अबाउट इट एंड दे डू इट। साल 2 साल के बाद जब वो सब अच्छा चल रहा होता है, दे ग्रेजुअली बिकम वेरी लैक्स इन देयर बिहेवियर, और फिर वो दवाइयाँ कई बार छोड़ देते हैं या फिर इन्फेक्शन का ध्यान नहीं रखते, तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है। यदि ट्रांसप्लांट पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो दैट समटाइम्स कैन बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, और ये जो स्टेजेस है, आपने बोला स्टेजेस 1 2 3 4, ये डिटेक्ट नहीं होते या क्या है इसका मतलब, या स्टेज 5 में जाके? विदाउट टेस्टिंग डिटेक्ट नहीं होते, सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि तो आप चेक कराने ही नहीं जाते हैं। तो सिम्टम्स यदि नहीं है और आप चेक भी नहीं करा रहे तो डिटेक्ट नहीं होगा। इसलिए रूटीन टेस्टिंग के ऊपर, स्पेशली एट रिस्क पेशेंट्स, जो मैंने आपको बताया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी एंड फैमिली हिस्ट्री यदि है, तो आपने इसको अपने चेकअप्स कराते चलने हैं, और आप टाइमली पकड़ेंगे तो देयर आर सो मेनी मेडिकेशंस दैट हैव कम इन द लास्ट डेकेड और सो व्हिच विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर किडनी। एक्टर सतीश शाह आल्सो डाइड बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। यस, कौन से सिम्टम्स हैं जो? एब्सोल्युटली। तो सतीश शाह जी ने भी, जैसा हमें कॉमन नॉलेज में पता चला, कि ट्रांसप्लांट कराया था बिकॉज ही वाज अ स्टेज 5 किडनी डिजीज पेशेंट, एंड आई कैन नॉट बी फॉर श्योर, बट जो कॉमन नॉलेज से हमें पता है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई। तो अभी हम इन्फेक्शन का ही डिस्कस कर रहे थे। ही वाज आल्सो अ पब्लिक पर्सनालिटी, मे बी ही हैड दैट एक्सपोजर, मे बी, वी आर नॉट श्योर, बट इन्फेक्शन यदि आता है किसी ट्रांसप्लांट पेशेंट को, एंड इफ यू डोंट ट्रीट इट टाइमली, कैन समटाइम्स बी लाइफ थ्रेटनिंग, सो यू हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। इन्फेक्शन को मतलब इट हैज टू बी पोस्ट ट्रांसप्लांट मैंडेटरी? इन्फेक्शंस आर वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली इन आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट वेयर इट्स वेरी रैम्पेंट। तो अपने खान पान को लेकर काफ़ी ध्यान आपको। तो सर्जरी के कितने टाइम तक, मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल? फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा, एंड फ्रैंकली जब तक आपकी किडनी काम कर रही है तब तक वो इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ चली गई। तो ये एक आपको अपने हैबिट में लाना पड़ेगा, साफ़ सफाई वाला, जो इन्फेक्शन से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे लाने पड़ेंगे। ओके। और डॉक्टर, अभी मैंने एक स्टडी में पढ़ा कि कैसे पीरियड पेन जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी किडनी को अफेक्ट करता है, लाइक इज इट ट्रू? Absolutely. See, any painkiller which you are using very commonly, like every month you have, if you are using 3 times a day for 4 to 5 days routinely, यदि आप लेते हैं तो it can affect your kidney, especially यदि आप at risk हैं।
फिर से। तो यदि आप ओबीज हैं, डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है और आपको आप चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में हैं, आपको मेंसेस हो रहे हैं, आपने उसके लिए पेन किलर यूज़ कर रहे हो, इट कैन कॉज इशू। तो कुछ नहीं होने पे भी, यदि आपको ये रिस्क नहीं भी है, आपका अदरवाइज कंप्लीटली हेल्दी है, पेन किलर्स कैन कॉज लॉट ऑफ इशूज, स्पेशली इन पेशेंट्स हु आर डिहाइड्रेटेड। आप अपने काम में बिजी हैं, पानी पीने की आदत नहीं है, या आप बहुत उस मैराथन रनर्स हैं या थिंग्स लाइक दैट, डिहाइड्रेटेड है एंड पेन किलर लेते हैं तो किडनी में इशू आ जाता है। तो ये डायबिटीज और हाई बीपी बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है किडनी का, मतलब बहुत गहरा कनेक्शन है। उस Absolutely. कनेक्शन को थोड़ा समझिए। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो है, ये आपकी किडनीज़ के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम है, स्पेशली डायबिटीज़, क्योंकि इससे जो किडनी में डैमेज आता है वो किडनी के हर पार्ट में आता है, राइट फ्रॉम द फिल्टर टू द ट्यूब्स टू द सराउंडिंग पैकिंग मटेरियल, इन कॉमन लैंग्वेज इफ आई हैव टू टेल यू। तो और जिस स्पीड से डायबिटीज़ एक बार यदि आती है तो वो प्रोटीन छन्नी को ख़राब करती है, किडनी की ट्यूब्स को ख़राब करती है, तो प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। उसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी आता है और इतना तेज़ी से वो किडनी को ख़राब करती है, और इसको ठीक करने की कोई हमारे पास श्योर शॉट मेडिसिन भी नहीं है। तो इसलिए डायबिटीज़ से प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके केस में, और यदि आपको पता चल गया है तो टाइमली उसका इलाज लीजिए, ताकि वी कैन डिले द प्रोग्रेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्योंकि यदि आज आपको शुरू होती है और आपने नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स ध्यान नहीं दिया तो इट कैन ईजिली टेक योर किडनी अवे। और वंस यू आर इन स्टेज 4-5, फिर कोई मेडिसिन आपकी ज़्यादा काम नहीं करती, एंड यू विल 6 months to 1 year एंड यू विल बी ऑन डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। ओह गॉड, स्कैरी। एक्सट्रीमली स्कैरी। सो यदि आप डायबिटीज़ है, फैमिली में हिस्ट्री है, 100% प्रिकॉशन लेने हैं आप। ऐसे कौन से बेस्ट फूड्स हैं जो किडनी हेल्थ को प्रमोट करते हैं? किडनी हेल्थ को सबसे अच्छा प्रमोशन जो है वो आपका वाटर इनटेक का है। यदि आप, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, पानी यदि आप एडिक्वेट मात्रा में लेते हैं, जिसका बहुत सिंपल मेजर मैंने आपको वेट के हिसाब से बताया था। दूसरा मेजर है, पहली जो मॉर्निंग में यूरिन होती है उसको यदि आप इग्नोर कर दो, क्योंकि वो सबकी डार्क कलर होती है, उसके बाद से यदि जो भी यूरिन आप पास कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ नॉर्मल ट्रांसप्लेंट कलर विदाउट मच ऑफ ऑर्डर, तो वो एक मेजर आप रूटीन में ले सकते हैं कि हाँ इतना हम पानी एडिक्वेट पी रहे हैं। क्योंकि हर के इंसान का अपना वेट हाइट है, उसके हिसाब से पानी का इंटेक आप देखोगे, तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। सेकेंड जो आपने रखना है वो जितने ज़्यादा कलर का आपका खाना होगा उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके खाने में फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफीज़ हैं, राइस भी है, दाल भी है, दही भी है, बैलेंस डाइट वी ऑल नो, हमारे चाइल्डहुड से हम यही बात सुनते आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा कलर का खाना होगा आपकी थाली में उतना ज़्यादा आपका हेल्दी रहेगा, राइट फ्रॉम किडनीज टू हार्ट एंड लिवर। ओके, और डिटॉक्स ड्रिंक्स कुछ हैं किडनी हेल्थ के लिए? डिटॉक्स ड्रिंक के नाम पे वाटर से अच्छा डिटॉक्स किडनी के लिए कोई भी क्योंकि नहीं। बहुत लोग डीआईवाई ड्रिंक्स बनाते हैं तो उसमें अगर See, बीच में कई सारे लोगों के, फॉर एग्जांपल स्टोन के केसेस में लोग कहते हैं टी कॉफ़ी या बियर ले लीजिए तो स्टोन में आ जाएगा प्रॉब्लम, स्टोन ठीक हो जाएगा। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। जो काम पानी कर सकता है उसके लिए किसी भी और केमिकल को लेने का एंगल नहीं लेके आना चाहिए। डिटॉक्स ड्रिंक के नाम पे लोग XYZ अमाउंट ऑफ फ्रूट या किसी कमर्शियल प्रोडक्ट को यूज़ करने की बात करते हैं कि हम ऐसे ले लीजिए, इससे किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। तो see, in the changing science world, I cannot be sure that my knowledge is sufficient, but to the best of my knowledge, as of now, कोई भी खाना या प्रोडक्ट नहीं बना है जिसको आप ये बोल सकें कि आप यदि इसे डेली लेंगे तो आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किसी भी मार्केटिंग गिमिक में मत आइए। अपनी बैलेंस हाइट हेल्थ जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए। अपना एडिक्वेट पानी इंटेक रखिए, और यदि आप एट रिस्क हैं तो अपना ध्यान रखिए, उसी से ही सबसे अच्छा रहेगा आपकी किडनी के लिए। किसी भी मार्केटिंग गिमिक में आके इधर उधर के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, वो नुकसान ही करेंगे। मैं आपसे पूछने वाली थी कि ऐसा कोई फूड है जो हमारी किडनी हेल्थ को बहुत ख़राब कर रहा है, तो व्हाट विल यू से समथिंग? और ऐसा कुछ फूड आइटम हमारे किचन में जो हमारी किडनी हेल्थ को ख़राब कर रहा है कोई? ऑयल एंड सॉल्ट, तो यू हैव टू यूज़ इट बिकॉज यू कैन नॉट लिव विदाउट ऑयल एंड सॉल्ट, but use it in the right quantity so that it does not affect your kidneys. And frequent urination, can it also be a sign of kidney problem? Usually frequent urination is considered initially as a sign of urinary tract infection, but if ignored much, urinary tract infection can become a kidney problem in future. दूसरा एक साइन होता है जिसे हम कहते हैं नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया मीन्स होता है रात में बार बार उठना पड़ रहा है। डे टाइम में आप उतना नोटिस नहीं कर रहे हैं, बट आपको रात में 2-4 बार उठना पड़ रहा है यूरिन पास करने के लिए, तो दैट कैन बी अर्ली साइन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो यदि आप नोटिस करते हैं इस तरह की बात, पेरेंट्स को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो उनको ये अवेयरनेस जरूर दीजिए कि इट कुड बी दैट, एंड ऑफ कोर्स कम बैक टू टेस्टिंग क्विकली एंड ट्रीटिंग अर्ली। और ये शराब का सेवन कितना अफेक्ट करता है लिवर को?
लिवर को तो बहुत ही ज़्यादा करता है मैम, लिवर किडनी। एंड जहाँ तक किडनी की बात करें तो किडनी में भी डायरेक्ट इफेक्ट है इसका। किडनी में ये हाइपर फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बढ़ावा देता है और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो मैंने आपको बताया उसके थ्रू भी ट्यूब्यूल्स को जो पाइप्स होते हैं उसको डैमेज करता है। तो इट हैज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो बेनिफिट एंड ह्यूज नंबर ऑफ इश्यूज। प्रोसेस फूड का कुछ इम्पैक्ट होता है किडनी हेल्थ पे? प्रोसेस्ड फूड्स आर बेसिकली जैसे आपने सॉल्ट की बात करी, and sugar. सॉल्ट की और ऑयल की बात करी, शुगर का क्या इम्पैक्ट होता है? processed foods mostly are rich in these three things only: salt, sugar and oil. So sugar यदि आपकी बढ़ती है तो weight gain definitely बहुत promote होता है and then it all Weight boils gain down होगा to तो- weight gain, diabetes and kidney. डॉक्टर सिक डे रूल के बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है ये? तो सिक डे रूल इंपॉर्टेंट ऐसे होता है जो पेशेंट डायबिटीज ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं और वो रेगुलर बेसिस पे अपनी मेडिसिन लेते हैं, तो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बीपी एंड शुगर मेडिसिन जो यदि आप सिक हैं, आपको बहुत उल्टी हो रही है, लूज मोशंस हैं और आप बराबर वाटर इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, खा पी नहीं पा रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, और उसके बावजूद भी यदि आप वो मेडिसिन लेते रहेंगे तो जो मेडिसिन आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की, वही मेडिसिन आपको रक्षा की भक्षक बन जाएंगी। वो मेडिसिन इटसेल्फ कैन कॉज किडनी प्रॉब्लम्स। सो जब भी यदि आप ब्लड प्रेशर शुगर के पेशेंट हैं, अपने डॉक्टर से ये सवाल ज़रूर पूछिए कि सर यदि मुझे सिक डे होता है मेरे लिए कोई, तो कुछ मेडिसिन हैं क्या, उन्हें अवॉइड करना है? तो वो आपको लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती हैं जो आपको देंगे, जो आमतौर पर शुगर बीपी के पेशेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनको आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। जो ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है, एक बिजी ओपीडी में डॉक्टर यूजुअली नहीं बता पाते एंड पेशेंट्स भी डायबिटीज ब्लड प्रेशर के बहुत डरे होते हैं कि दवाई मिस नहीं करनी है, दवाई मिस नहीं करनी है, तो कुछ भी हो जाए, तो बुखार है, उल्टियों में है, उसके बावजूद भी यदि लेते चलेंगे तो इट कैन कॉज इशू। तो किडनी पेशेंट्स के लिए कोई मैसेज हो या कुछ, उनको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, और नॉर्मल लोगों के लिए कुछ ऐसी एडवाइस कि उनको ये प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में? See, the take home points in this would be first is the awareness, especially if you are at risk. तो अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, आप यदि एट रिस्क है, लाइक वी डिस्कस्ड, शुगर, बीपी, वेट, स्मोकिंग एंड नॉट सो गुड लाइफस्टाइल। सेकंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 टेस्ट है, यदि किडनी डिसीज़ की बात करें, यूरिन का टेस्ट, ब्लड का क्रिएटिनिन एंड अल्ट्रासाउंड, ये 3 बहुत सिंपली एंड ईजिली अवेलेबल टेस्ट हैं, इनको करा के अपना स्टेटस आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे किसी भी सॉल्ट, शुगर एंड पेन किलर्स, ये बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो इन्हें जितना कम करें, अवॉइड करें, स्पेशली पेन किलर्स बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के या डॉक्टरी सलाह के ना लें। इसमें मैं एंटीबायोटिक्स भी जोड़ना चाहूँगा, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, किसी को भी इन्फेक्शन होता है, ओवर द काउंटर इंडिया में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती है, दे कंटिन्यू टू टेक इट, तो उसे भी आपने अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स कैन कॉज किडनी प्रॉब्लम्स, सो दे हैव टू बी अवॉइडेड। एंड यदि आप शुगर बीपी के पेशेंट्स हैं तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल हाउ इट क्रिएट्स इशू। एंड स्टेज 5 सीकेडी हैं तो आपके पास डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है। बहुत टाइम लेके अपने डॉक्टर के साथ बैठिए, इनके ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, आपके लिए कस्टमाइज़ करने होते हैं सारी चीज़ें, तो उनको अच्छे से डिस्कस करें। ट्रांसप्लांट से बिल्कुल डरना नहीं है, आपके फैमिली से जो डोनर होगा वो भी हेल्दी रहेगा और आप भी एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं यदि आप सारी अवेयरनेस के साथ एक स्टैंडर्ड सेंटर में अपना ट्रांसप्लांट कराएंगे तो एक अच्छी मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर, एक क्वेश्चन मिस हो गया था, वो ये है कि प्रोटीन के बारे में बात करें, अपनी केराटिन के को लेके भी काफ़ी लोग ड्रिंक्स ये ले रहे हैं, तो क्या उसका भी कुछ इम्पैक्ट है किडनी में? एक तरह का प्रोटीन सप्लीमेंट है, हाँ, तो एंड लाइक मोस्ट ऑफ द अदर प्रोटीन्स इट कैन कॉज हाइपरफिल्ट्रेशन इंजरी इन योर किडनी। तो यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको हाइपरफिल्ट्रेशन इंजरी देखने को मिलती है किडनी में, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में किडनी डैमेज आपकी हो सकती है। तो आपने इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। ट्राई टू टेक नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक एग, फिश एंड मीट यदि आप खाते हैं तो, एंड उन्हीं से ही अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए। अर्ली रिजल्ट्स आर के चक्कर में यदि आप एक्सेसिव चीज़ों को लेना शुरू करेंगे लाइक प्रोटीन्स एंड थिंग्स, तो दे कैन डेफिनेटली कॉज इश्यूज, नॉट जस्ट इन किडनी, इट कैन कॉज लिवर इश्यूज एंड सो ऑन। teenagers have started taking it now and they are doing it and they think कि हम stupid है जो बोल रहे हैं कि ये नहीं लेना चाहिए। ये सोशल मीडिया की एज में क्विक रिजल्ट्स का एंगल जो आ गया है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो दे हैव टू बी, इफ एट ऑल आप ले रहे हैं तो एक अच्छी गाइडेंस में लें और रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू लें, तो यू विल डू वेल। ऐसे ही नहीं लेना। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा पॉडकास्ट प्रॉब्लम क्या है। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पॉडकास्ट को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड यस, कीप वॉचिंग फिट तक।